हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अपने क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हम लोग 8 क्लास का हमारी दुनिया कवर कर रहे थे और उसमें हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला जो अध्याय है संसाधन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे और उसका टॉपिक है भारतीय कृषि, है ना। और भारतीय कृषि से संबंधित भी हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है। यदि आप लोग उन क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देख लें, तभी आपको आगे के क्लास समझ में आएंगे, है ना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप क्लास जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज हम अपने बिहार की कृषि की विशेषता के बारे में देखेंगे कि बिहार की जो कृषि विषय है उसकी क्या विशेषताएं हैं। बिहार की कृषि मानसून पर आधारित है, यानी कि वर्षा पर, है ना। जो हमारे देश में वर्षा होती है प्राकृतिक रूप से, तो बिहार की कृषि मानसून पर ही पूर्णतः आधारित है। वर्षा पर निर्भरता होने के कारण यहाँ पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, यानी कि यदि पर्याप्त वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। लेकिन यदि अल्प वृष्टि होती है, यानी कि बहुत कम पानी आती है, वर्षा होती है, तो फसलों का नुकसान होता है। इसके अलावा बहुत अधिक वर्षा के कारण भी फसल बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बिहार की कृषि है वो मानसून पर आधारित है। इसके अलावा परंपरागत कृषि व्यवस्था यहाँ की मुख्य विशेषता है, यानी कि हमारे यहाँ परंपरागत कृषि व्यवस्था यानी कि सामान्य उपकरण जैसे हल, बैल, कुदाल, खुरपी, हंसिया, इन्हीं उपकरणों का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है तथा कृषि श्रम पर आधारित है, यानी कि इसमें शारीरिक श्रम पर अधिक बल दिया जाता है। मशीन का बहुत कम प्रयोग होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। ये देखिए, ये है सामान्य जो प्राचीन परंपरा है, हमारा प्राचीन उपकरण है, औजार है ना। ये कुदाल है, ये हंसिया है जिससे हम लोग फसलों की कटाई करते हैं। तो इसके अलावा परिवार के अधिकांश सदस्य कृषि कार्य में लगे होते हैं, है ना। परिवार में जितने लोग होते हैं सभी कृषि कार्य में अपना सहयोग देते हैं। हमारे बिहार में कृषि मुख्यतः जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है, यानी कि बिहार में जो कृषि की जाती है वो मुख्यतः जीवन निर्वाह, यानी कि अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, है ना। भोज्य संबंधी आवश्यकताएं या जितने भी घरेलू आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए कृषि की जाती है। यहाँ कृषि का स्वरूप व्यवसायिक नहीं है, यानी कि व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। लेकिन वर्तमान में बिहार में भी आधुनिक उपकरण का प्रयोग बढ़ा है, नहीं है। अभी वर्तमान में हमारे बिहार में भी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग धीरे धीरे हो रहा है और बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ की कृषि यानी कि हमारे बिहार राज्य की जो कृषि है वो सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करती है, यानी कि कृषि से संबंधित हमारे सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं, है ना। जैसे हम खेती के दौरान, फसल बोने के या फसल काटने के दौरान बहुत सारे लोकगीत हमारे यहाँ गाए जाते हैं। और इसके अलावा जो फसलों के लिए जो उपकरण का प्रयोग हम करते हैं, यंत्र का इस्तेमाल हम करते हैं, उसका भी हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ फसलों की बुआई और कटाई से जुड़े भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस तरह जो है कृषि हमारे सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करती है। तो बिहार के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि भारत में जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक कृषि उपकरणों का प्रयोग शुरू किया था, यानी कि हम लोग प्राचीन समय से ही परंपरागत उपकरणों का प्रयोग करते आ रहे थे, लेकिन जब आधुनिक कृषि उपकरण का प्रयोग होने लगा, जब आविष्कार किए गए, तो सबसे पहले, है ना सॉरी, भारत में सबसे पहले पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक कृषि उपकरणों का प्रयोग शुरू किया था। ठीक है, यहाँ जुताई व ढुलाई के लिए
है ना, ट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया था तथा फसल काटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया गया और सिंचाई के लिए डैम बनाए गए, है ना। तो देखिए पंजाब कहाँ पे है, यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है और यहाँ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैज्ञानिक कृषि उपकरण का प्रयोग किया गया था, है ना, मशीनों के द्वारा फसल को काटने का प्रयोग किया गया और सिंचाई के लिए डैम बनाए गए थे। तो ये देखिए ये हमारा भारत है और भारत के ऊपर हम जानते हैं कि ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और दाहिना और पूरब है और इधर पश्चिम है। तो जो ये पंजाब है हमारा उत्तर पश्चिम में है ना, जैसे उत्तर में ऊपर में है और पश्चिम में, इधर पूरब है इधर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में का जो क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले आधुनिक वैज्ञानिक कृषि उपकरण का प्रयोग किया गया था। और उसी प्रकार हम देखेंगे कि राजस्थान जैसे प्रदेश में भी, है ना, जहाँ राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, पानी की वहाँ बहुत कमी होती है, तो राजस्थान जैसे प्रदेश में भी इंदिरा गांधी नहर बनवाकर धान की फसल उगाई जाने लगी है। नहर के माध्यम से वहाँ पे सिंचाई को सुलभ बनाया गया और वहाँ धान की भी फसल उगाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि धान की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई की उचित व्यवस्था कर वहाँ पे भी धान की फसल उगाई जाने लगी। तो कहाँ पे, तो राजस्थान में। ठीक है। उत्तर पश्चिम उत्पादक प्रदेश पंजाब। अब हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर पश्चिम उत्पादक देश में हम अभी देखें विगत में कि पंजाब उत्तर पश्चिम भाग में आता है। तो पंजाब भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक देश है ना, यानी कि उत्पादन की दृष्टि से, कृषि उत्पादन की दृष्टि से पंजाब आगे है। जहां हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों का प्रयोग कर व सिंचाई सुविधा तथा आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो हरित क्रांति, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हरित क्रांति क्या होती है ना। तो हरित क्रांति में उत्पादन की बढ़ोतरी को हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया और सिंचाई की सुविधा को उचित बनाया गया और आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग किया गया और पैदावार में, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो कहाँ हुई, तो पंजाब में, है ना, जिस कारण पंजाब भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक देश माना जाता है। यहाँ खाद्यान्न फसल में विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। तो पंजाब में बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए गेहूं का कटोरा कहा जाने लगा। इसलिए पंजाब को गेहूं का टोकरा, है ना, गेहूं का टोकरा या गेहूं का कटोरा कहा जाता है। अब हम देखेंगे असम। हम लोग अपने देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र असम, पंजाब के बारे में देखें। अब हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम है ना, उत्तर पूर्वी राज्य असम है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ किस चीज़ की खेती होती है। तो हमारे देश में असम प्रदेश में भी चाय की सर्वाधिक खेती होती है। तो असम प्रदेश में चाय की सबसे अधिक खेती होती है, लेकिन दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी के चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है ना। असम में बहुत अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है, लेकिन दार्जिलिंग के जो है चाय है वो विश्व में उसका सर्वाधिक मांग है। ठीक है, वो भी कहाँ का, तो हैप्पी घाटी के चाय का। असम जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश, बिहार में गंगा नदी के क्षेत्र आता है ना, गंगा नदी घाटी के अंतर्गत इस उत्तर प्रदेश और बिहार आती है, लेकिन जो असम है वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है ना, प्रदेश है। तो असम जो है चीन के बाद, यानी कि चाय के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है ना विश्व में, और दूसरा स्थान है हमारे भारत देश का, और वो भी असम प्रदेश के चाय उत्पादक देश में आता है। ठीक है, तो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश कौन सा है, तो असम है। ठीक है, असम में विशेष रूप से काले चाय का उत्पादन होता है। असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर उत्पादन शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रुज को जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, यहाँ से लेके ये वाला गलत प्रिंट हो गया है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर जो उत्पादन शुरू हुआ उसका श्रेय किसको जाता है, तो रॉबर्ट ब्रुज को जाता है।
तो रॉबर्ट ब्रुच जो थे, हम लोग जानते हैं कि कहीं पे यदि बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होती है तो उससे हमें व्यापार की दृष्टि से उसे हमें दूसरे देश में, दूसरे राज्य में भेजना पड़ता है ना, उसके व्यापार के लिए। तो इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रुच को, है ना। इन्होंने ही 1823 में, है ना, यहाँ के चाय यानी कि असम के चाय को जो उत्पादन हुई थी उसको ब्रिटेन के बाजार तक पहुँचाए, है ना, और इसको पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यानी कि यही वो व्यक्ति थे जो असम के चाय जो उत्पादन हुई थी उसको ब्रिटेन के बाजार तक पहुँचाए और फिर व्यापारिक स्तर शुरू हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे हरित क्रांति। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि हरित क्रांति हरित क्रांति का क्या मतलब होता है। देखिए, हरित मतलब हम लोग जानते हैं कि हरा भरा, और क्रांति का मतलब होता है बहुत अधिक में वृद्धि हो जाती है किसी चीज में, है ना। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि जनसंख्या में यदि बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो हम उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जब हरियाली में यानी कि उत्पादन के क्षेत्र में किसी फसलों का उत्पादन का एक बहुत मात्रा में वृद्धि हो जाती है ना, यानी कि डबल तिबल गुना, 3 गुना, 2 4 गुना वृद्धि हो जाती है उत्पादन में, तो उसे हम कहते हैं हरित क्रांति। हाँ, हरा भरा क्रांति यानी कि हरे उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने को ही हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, हम देखते हैं हरित क्रांति सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बहुने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, तो उस समय हमारे देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति मैंने बहुत अच्छी नहीं थी। तो हमारे देश के लोगों ने, है ना, सोचा कि हमारा देश का विकास कैसे संभव हो पाएगा। इसके लिए उन्होंने कृषि क्षेत्र को चुना कि हम कृषि में उत्पादन को बढ़ा के अपना देश का विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए अच्छी किस्म की बीजों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि 2-3 बीजों को, है ना, बीजों को मिलाकर उनके गुण सूत्रों को बढ़ाने का प्रयास किया और एक नए किस्म का बीज तैयार किया। 2-3 किस्म के बीजों को मिलाकर एक नए किस्म का बीज तैयार किया जिसे संकर बीज कहा गया, है ना, संकर बीज। और उसके माध्यम से कृषि का कार्य किया गया उसे, और जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ गई हमारे देश फसल के क्षेत्र में। तो इसलिए उसे कहा गया कि हरित क्रांति, यानी कि संकर बीजों को उत्पादन करने से हमारे कृषि कार्य में उत्पादन में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा, तो उसे ही हरित क्रांति कहा गया। तो ये कब हुआ, तो 1960 और 70 के दशक में, है ना, 1960 के दशक में, यानी कि 1960 और 70 के बीच में यह हुई। इसलिए उस घटना को हम हरित क्रांति कहते हैं। और इसके बाद ही हम लोग आधुनिक किस्म के बीजों का प्रयोग करने लगे और आधुनिक औजारों का भी प्रयोग करने लगे, उपकरण का। ठीक है, इसके अंतर्गत पारंपरिक बीजों के स्थान पर, जो पहले हम लोग जिस बीज का उपयोग करते थे उसके स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा, है ना, जिससे पैदावार में वृद्धि हुई। इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरण और संकर बीजों का और कीटनाशकों का एवं सिंचाई की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, और जब हरित क्रांति हुई और हम लोग बहुत सारे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने लगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, तो कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार हुए, है ना। तो क्या क्या सुधार हुए कि हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे, उसके प्रयोग में वृद्धि हो गई, उन्नत एवं नए किस्म के बीजों का प्रयोग हम करने लगे, और इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया गया ताकि सिंचाई संभव हो पाया, सभी क्षेत्र में हो पाया और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और वर्ष में एक से अधिक, है ना, फसल उगाकर उत्पादन बढ़ाना तथा आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग करना आदि, है ना, जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करके अपने कृषि को, अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। कृषि उत्पादन में सुधार हुई, है ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई। कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हुए,
है ना, जो परंपरागत स्वरूप था वो बदल गए। जैसे पहले हम लोग जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे, लेकिन अब हम व्यवसाय के लिए भी कृषि करने लगे, है ना। तो कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हुई, जीवन निर्वाह से हम कृषि व्यवसाय कृषि की ओर अग्रसर हो गए हम लोग अब। इसके अलावा किसानों की आय में भी वृद्धि होने लगी, उपज अधिक हो गए, पैदावार अधिक होने लगे, तो जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होने लगी। इसके अलावा आज हमारा देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब किसी भी क्षेत्र में हम उन्नति करते हैं तो उसका हमें नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है ना। जब किसी भी चीज़ का हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका हमें लाभ भी होता है ना, बहुत अधिक लाभ होता है, और उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से स्वास्थ्य संबंधी नुकसान, है ना। कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होने लगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे नुकसान होने लगे, हमारे स्वास्थ्य खराब होने लगे। और इसके अलावा हरित क्रांति का लाभ सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित रहा, और छोटे किसान जो है इसका व्यापक लाभ से वंचित रह गए। यानी कि हरित क्रांति में संकर बीजों का प्रयोग होने लगा, आधुनिक उपकरण का प्रयोग होने लगा, और ये सभी जो है केवल बड़े किसानों तक ही इसका पहुंच हो पाया, है ना। छोटे किसान जो है इन लाभों का इनका प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास इतने आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी कि वे अच्छे किस्म का के बीजों का प्रयोग कर सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति का लाभ सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित रहा, है ना। छोटे किसान इसका लाभ से वंचित रह गए। और इसके अलावा अत्यधिक सिंचाई के कारण, बहुत अधिक सिंचाई के कारण भूजल के स्तर में भी गिरावट आ गई, यानी कि भूमि का जल स्तर जो है बहुत नीचे चला गया, जिससे हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से किसी भी कार्य को जब हम किसी भी वस्तु का, पदार्थ का जब उपयोग हम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो उससे हमें लाभ भी बहुत होते हैं, लेकिन कुछ हानियाँ भी हमें, कुछ नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोग का क्लास कंप्लीट हुआ। आज हम लोग का दूसरा अध्याय भारतीय कृषि कंप्लीट हो गया। आइए हम कुछ सवाल देखते हैं। यदि आप क्लास को ध्यान से सुने हैं तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाइएगा, है ना। और नहीं भी है तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप क्लास कितना समझ में आई, आप कितना ग्रहण कर पाए, कितना सीख पाए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि कार्य में शामिल है, यानी कि कृषि किसे कहते हैं, कृषि में क्या क्या कार्य होता है। पहला है भूमि को जोता जाता है, भूमि जोतना, है ना। दूसरा है पशुओं को पालना, यानी कि पशु पालन करना। तीसरा है मछली पालन, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कृषि कार्य में क्या क्या होता है, तो कृषि कार्य में हम लोग पढ़े थे पहला क्लास में कि कृषि कार्य में भूमि का जोतना, फसल का बोना और काटना, है ना, ये सभी कार्य, और पशुपालन सभी हमारे कृषि कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, उपयुक्त सभी। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है, यानी कि जिस भूमि पर बहुत अधिक जनसंख्या होती है तो उन क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन है, पहला है झूम खेती, दूसरा है अंतर कृषि, तीसरा है गहन कृषि, और चौथा है ट्रक फार्मिंग। यदि आप लोग क्लास बहुत अच्छा से सुने होंगे तो इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गहन कृषि, यानी कि जिस क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या होती है तो वहाँ हमें हमारी आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हो जाती है, खाद्य पदार्थ की हमें आवश्यकता बढ़ जाती है, तो जिस कारण वहाँ पे गहन कृषि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इनमें कौन समूह, है ना, कौन सा समूह है जो रबी की फसलों से संबंधित है ना। तो कौन सा फसल है जो रबी फसल है, तो इसका पहला हो गया गेहूं चावल, दूसरा है चना या धान, तीसरा है मक्का और जूट, और चौथा है गेहूं और मटर। तो ऐसा कौन सा फसल का समूह है जो रबी फसल है। तो देखिए, चावल हमारी खरीफ फसल हो गए, है ना। गेहूं तो रबी फसल है लेकिन चावल खरीफ फसल है, चना भी रबी फसल है लेकिन धान खरीफ फसल है। ठीक है, और जूट हमारा खरीफ फसल है,
मक्का जूट हमारा खरीफ फसल है, तो हम देखेंगे कि गेहूं और मटर और जितने भी दाल होते हैं ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, गेहूं और मटर रबी फसल होते हैं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, सॉरी यहाँ पे झूठ लिखा गया है लेकिन यहाँ पे जूट होगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जूट लिख लीजिएगा यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो चौथा क्वेश्चन है, जूट की फसल मुख्यतः होती है, यानी कि जूट की जो खेती होती है तो बिहार में कहाँ पे होती है ना। पहला ऑप्शन है किशनगंज में, पूर्णिया में, यहाँ पे पूर्णिया होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो किशनगंज में या पूर्णिया में होती है। दूसरा है अररिया में या आरा में, है ना, अररिया और आरा में होती है। तीसरा ऑप्शन है गया और औरंगाबाद में। चौथा ऑप्शन है गया और जहानाबाद में। तो बिहार के ऐसे कौन सा स्थान में हम जूट की खेती करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, किशनगंज और पूर्णिया में जूट की खेती की जाती है। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों का क्लास कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, तभी आपको मैं जब भी कोई वीडियो या क्लास डालूंगी तो आपका उसका लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।